हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्सफोर्स हिंदी के थर्ड एपिसोड में। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं सेल्सफोर्स में, और हम कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है। So in Salesforce, an object is a fundamental building block that represents a table or database in which you store data। जो भी हम Salesforce में रिकॉर्ड वगैरह बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी स्टोर होगा वो कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा या तो कस्टम ऑब्जेक्ट हो सकता है। So objects in Salesforce are used to organize and manage different types of information, and they plays a central role in the customization and configuration of the Salesforce platform। जो भी है सेल्सफोर्स में दोस्तों वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ मेन थिंग। हमारा जो भी डेटा होगा वो कहीं ना कहीं जाके ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होगा, और हम जो भी यूज़र से डेटा यूज़र को दिखाना भी चाहेंगे हम वो ऑब्जेक्ट से ही लेके लाएंगे और यूज़र को शो करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन हो गई है। कि शॉर्ट डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स आर डेटाबेस टेबल्स दैट अलाउ यू टू स्टोर डेटा स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको अगर डेटाबेस की जानकारी नहीं है, डेटाबेस टेबल होता कैसे है, कैसे दिखता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस होता कैसे, डेटाबेस टेबल होते क्या है एक्चुअल में। तो आपको ये तो पता होगा कि एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट में दो प्रकार की चीज़ होती है। एक तो स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें हम जो भी चीज़ डायरेक्टली हार्ड कोडेड करते हैं वो आगे दिखती है। बट आजकल जो हम यूज़ करते हैं जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट बोल दो या अमेजोन की वेबसाइट देख लो आप, डायनामिक वेबसाइट्स होती है। तो वो कहाँ से डेटा उठा के लाती है, कहीं ना कहीं डेटाबेस से डेटा उठा के लाती है और आपको शो करती है। तो वेबसाइट का एक होता है फ्रंट एंड। जैसे कि देखो मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाया, तो ये एक फ्रंट एंड है। तो ये जो भी डेटा आ रहा है उठ के, जो पिक्चर्स वगैरह भी उठ के आ रही है, ये कहीं ना कहीं डेटाबेस से उठ के आ रही है। तो ये कौन से डेटाबेस से उठ के आ रही है, वो आ रही है ये इस डेटाबेस से। इस डेटाबेस का नाम है इंडिया मार्ट डीबी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए एफएमसीजी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, किचन लिखा है, फैशन स्पोर्ट्स। तो ये यहाँ पे देखो शो हो रहा है एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, फैशन, स्पोर्ट्स। तो मैं सेल्सफोर्स में इन डेटाबेस टेबल्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये तो हो गया। आपने ये समझ लिया कि डेटाबेस टेबल दिखते कैसे। देखिए यहाँ अगर इस चीज़ को डिलीट मार दूँ, स्पोर्ट्स को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये फ्रंट एंड से भी डिलीट हो जाएंगी। देखिए स्पोर्ट्स गायब हो गया यहाँ से। तो ये मैं बता रहा था कि फ्रंट एंड में जो भी चीज़ दिखती है वो बैक एंड से दिखती है। और बैक एंड में क्या होते हैं, डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको, ये एडमिन, ब्रांड, चाइल्ड, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स है। और ये रिक्वायरमेंट के अनुसार एक दूसरे से हम लिंक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट नाम का टेबल है। ये प्रोडक्ट नाम के टेबल से ही हमको ये आगे ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है। ये इमेजेस भी वो प्रोडक्ट टेबल से ही उठ के आ रही है। और जैसे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट में लिखा फैशन लिखा है, मेंस लिखा है, टी शर्ट लिखा है। ये सब डिटेल कहाँ से उठ के आ रही है, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की पेरेंट कैटेगरी दिख रही है, प्रोडक्ट की चाइल्ड कैटेगरी दिख रही है, प्रोडक्ट की ग्रैंड कैटेगरी दिख रही है। तो ये दूसरे जो टेबल्स है, पेरेंट कैटेगरी, ग्रैंड कैटेगरी, चाइल्ड कैटेगरी, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं और हम इन लिंकिंग का यूज़ करके यूज़र इंटरफेस में हम डेटा को शो कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये तो हो गई। जैसे ये वेबसाइट बनी थी, मैंने HTML CSS बूस्टरैप वगैरह का यूज़ किया था, और इसका बैकएंड मैंने MySQL होता है, तो उसमें PHP की मदद से हम डेटा को यूज़ कर पा रहे थे। बाकी सेल्सफोर्स में ये सब नहीं है। सेल्सफोर्स में जो भी है वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये टेबल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स है, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, टास्क, अकाउंट्स। तो ये सेल्सफोर्स में इनको हम टेबल्स नहीं कहते, इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। हमने ये देख लिया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेफिनेशन भी देख ली, और डेटाबेस टेबल होते कैसे हमने वो भी देख लिया है। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किन किन टाइप्स के होते हैं सेल्सफोर्स में। तो पहला होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एक दूसरा होता है बिग ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, चौथा होता है कस्टम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट का तो मैंने अभी खुद मैं 8-9 महीने से जब से सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक काम नहीं किया है। और अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है तो मैंने उसके लिए 2 डेफिनेशन लिख दी है, आप इसे पढ़ लीजिए, और मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या कैसा होता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेल्सफोर्स आल्सो प्रोवाइड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट अलाउ करते हैं, दैट अलाउज यू टू कनेक्ट टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स लाइक डेटाबेसेस एंड डिस्प्ले दैट डेटा विद इन सेल्सफोर्स विदाउट एक्चुअली स्टोरिंग
it in the Salesforce database. External objects are primarily used to create seamless integration between Salesforce and external data source. तो दोस्तों कैसा होता है कि सेल्सफोर्स में समझो वो डेटा है ही नहीं, वो डेटा कहीं कोई दूसरे क्लाउड में रखा गया है, कोई दूसरा क्लाउड स्टोरेज है, एज़ूर में रखा गया है, कहीं दूसरी जगह रखा गया है, बट आपको वो डेटा को भी सेल्सफोर्स में दिखाना है यूज़र्स को, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो उस एक्सटर्नल डेटा सोर्स को सेल्सफोर्स में, और सेल्सफोर्स में वो डेटा को आप दिखा भी सकते हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का यही यूज़ है कि ऐसा डेटा जो सेल्सफोर्स में मौजूद नहीं है, जो बाहर है, और आपको वो दिखाना है यूज़र्स को, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो उस एक्सटर्नल डेटा सोर्स को, और बाय यूजिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आप वो डेटा को शो कर सकते हो अपने यूज़र्स को। बिग ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिग ऑब्जेक्ट इन Salesforce is a special type of custom object designed to handle and storage large volumes of data efficiently. Big objects are primarily used for data archiving and managing historical data that does not need to be frequently accessed or updated. They are particularly useful when you have data sets that are too large for standard custom objects to handle efficiently. तो दोस्तों ये थी बिग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, और जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब भी हमको एक बहुत सारा डेटा को हैंडल करना है तो हम बिग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ कि ऐसा डेटा जो हमको फ्रिक्वेंटली, जिसका कुछ काम नहीं है, हम साल में 1 बार या 2 बार 3 बार हमको चीज़ों को देखनी है या कुछ चीज़ कस्टमाइज़ करनी है, वो डेटा, और जो डेटा बल्क अमाउंट में हमारे पास है, तो हम उस चीज़ को स्टोर करने के लिए सेल्सफोर्स में बिग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। बाकी अभी तक तो 8-9 महीने 10 महीने में मैंने बिग ऑब्जेक्ट में कुछ भी काम नहीं किया है, ना ही मैंने इसके बारे में सुना है कि अच्छा कि इसका कुछ काम हो रहा है या ये बहुत यूज़ में आ रहा है। तो एज़ अ फ्रेशर मैं नहीं सोचता कि आपको बस, हाँ, आपको इंटरव्यूअर ने पूछा तो आपको ये बताते आना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बिग ऑब्जेक्ट, यानी आप जानते हो कि बिग ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेल्सफोर्स में जहाँ पे भी स्टैंडर्ड है तो आप ये समझ जाना कि ये सेल्सफोर्स ने हमको दिया है, ठीक है? और जहाँ पे कस्टम है तो ये समझना ये हम बना रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सेल्सफोर्स ने हमको दिया है, जैसे ही हम डेवलपर एडिशन की ऑर्ग बनाते हैं तो हमको जो प्री बिल्ट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो हम उन्हें हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो डेफिनेशन समझते हैं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्री बिल्ट बाय सेल्सफोर्स एंड आर कॉमनली यूज टू मैनेज स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसीजर्स। दे कम अप विथ प्रीडिफाइंड फील्ड, उनके अंदर जो फील्ड्स भी होती है वो अपने आप बनी बनाई आती है, और हम चाहे तो अपनी कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। फील्ड्स क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आर प्री बिल्ड बाय सेल्सफोर्स, जो हमको सेल्सफोर्स खुद बना के देता है, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर्स टू स्टोर डेटा स्पेसिफिक टू द यूनिक नीड्स। अगर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके बिहाफ में बनाते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम उसमें अपने तरह की फील्ड्स, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार नई फील्ड्स बनाते हैं। बना तो हम फील्ड्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मिल सकते, बट हमको नहीं हो पा रही, हमारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं हो पा रही स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से, तो हम कस्टम ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें फील्ड्स बनाते हैं। तो अब ये हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट भी कैसे बनता है, बिग ऑब्जेक्ट भी कैसे बनते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं सेल्सफोर्स की में, चलते हैं डायरेक्ट सेल्सफोर्स की तरफ। तो ये होती है हमारी सेटअप स्क्रीन सेल्सफोर्स में, होम। हम यहाँ से जैसे सेटअप दबाते हैं तो ये स्क्रीन खुलती है, ठीक है। तो सेटअप में हम सबसे पहले जो भी काम करना है हमको सेटअप में जाना है, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट भी बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्नल। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ से हम न्यू बटन क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की ये स्क्रीन खुल जाएंगी। हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो फिलअप करनी है, और जैसे ही हम सेव करेंगे तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम बाय यूजिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल डेटाबेस में डेटा रखा है हम यूज़र को दिखा सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में तो ये सब नहीं देखने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक आध वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा पाऊँ। और बिग ऑब्जेक्ट भी अगर आपको बनाना है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप बिग लिखोगे तो ये बिग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपको सेम चीज़ करनी है, न्यू में क्लिक करना है, और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उनको फिलअप करनी है, और ये तो ऑब्जेक्ट नेम अपने आप आ जाता है यहाँ पे। तो आप इसको सेव कर दोगे तो एक बिग ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। फिर अपन चलते हैं, मेन होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट मैनेजर। यहाँ पे आपको जो दिख रही है अकाउंट्स, अकाउंट ब्रांड, ये देखिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये देखिए कस्टम ऑब्जेक्ट, एक मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया होगा एक्टिविटी नाम का, एक बनाया एजेंसी नाम का, एजेंसी एक्टिविटी। तो ये देखिए आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाय उनकी एपीआई नेम के मदद से। जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनमें
पीछे साइड में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी सफिक्स के तौर पे जुड़ जाता है। और इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जैसे बताया था, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स के द्वारा हमको मिलते हैं बने बनाए, इनके अंदर फील्ड्स भी बनी बनाई अपने आप मिलती है। बट कस्टम ऑब्जेक्ट को हम स्क्रैच से खुद बनाते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स हमको अपने आप कस्टम ऑब्जेक्ट में भी मिलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैसे है। तो देखिए, ये अकाउंट्स, ये अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, तो ये हो गया है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। और इसमें देखिए ये रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स में रिकॉर्ड्स बने हुए हैं जो दिख रहे हैं ना। ये बर्लिंगटन में नाम का मैं एक रिकॉर्ड खोलता हूँ, तो देखिए ये ऐसे डिटेल्स हमको डेटा दिखता है पूरा। ये सब फील्ड्स है। फील्ड्स क्या होती है ये भी हम जानेंगे। फील्ड्स में हमारी जो डेटा होता है वो हम उसको अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हिसाब से डाल देते हैं। जैसे नेम में नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, ये सब जो बेसिक डिटेल्स होती है ये रिकॉर्ड कैरी करता है। और रिकॉर्ड कहाँ जाके सेव होता है? ऑब्जेक्ट में सेव होता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपको मैं कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाऊँ, तो कस्टम ऑब्जेक्ट देखिए, ये कस्टम ऑब्जेक्ट भी सेम यूआई तो दोनों की सेम है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट की सेम है। अगर आप दोनों को नाम से तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ना यूआई से डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है कौन सा ऑब्जेक्ट कस्टम है, तो बाय यूजिंग एपीआई नेम आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को बना कैसे सकते हैं लाइटनिंग में। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे? सेटअप में। अगर आपको कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट आई है कि आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ जाना है ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको करना है यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। आप बाय सेल्सफोर्स में आप बनाना चाहते हो स्क्रैच से, या आपने पूरी डिटेल स्प्रेडशीट में डाल रखी है और बाय यूजिंग स्प्रेडशीट भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। इस वीडियो में हम डायरेक्ट सेल्सफोर्स से ही बनवाएंगे कि सेल्सफोर्स में हम कैसे बना सकते हैं, हम स्प्रेडशीट का यूज़ नहीं करने वाले। कस्टम ऑब्जेक्ट को हमने चूज़ किया, यहाँ पे हम डालेंगे लाइक स्टूडेंट, ठीक है, और प्लूरल में डाल देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमको यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड होती है, वो हमको क्रिएट करना ही पड़ता है। तो यहाँ हमको उस वो फील्ड के दो डेटा टाइप मिलते हैं कि आपको कैसी फील्ड क्रिएट करनी है इस ऑब्जेक्ट में। आपको ऑटो नंबर वाली डेटा टाइप होना या टेक्स्ट वाली डेटा टाइप होना। तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एक ऑटो नंबर वाली फील्ड क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि हम स्टूडेंट आईडी इस फील्ड में स्टोर करेंगे, और वो कैसे दिखेंगी? ऐसे दिखेंगी, ठीक है। स्टार्ट होगा 1 से। तो ये एक रिक्वायर्ड चीज़ है। और क्या आप इस ऑब्जेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए अलाउ करते हो तो अलाउ कर दीजिए। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको उसकी टैब बनानी पड़ती है, बिकॉज विदाउट टैब अगर हम अब देखिए टैब क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। टैब्स का हम एक अलग वीडियो भी जरूर लाएंगे। तो ये जो दिख रही है ना, ये एजेंसीज, ये एक्टिविटीज़ है, ब्रांड्स, ये एक्चुअल में टैब्स है। तो बाय यूजिंग टैब्स, इन टैब्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं टैब्स। और ये टैब्स में जैसे मैं एजेंसी में क्लिक करता हूँ तो ये टैब की मदद से मैं एजेंसी नाम के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हम ये जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाते हैं तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो ये हमको टैब वाले सेक्शन में भेज देगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ होती है कि कौन सी टैब स्टाइल आपको चूज़ करनी है। तो जैसे कि स्टूडेंट था तो मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लेता हूँ, पीपल नाम की। नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारी टैब है ये किन प्रोफाइल्स को दिखे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जिसमें कि प्रोफाइल्स को आपको सारे प्रोफाइल्स को ये टैब दिखते रहेंगी, या आप चाहते हो कि नहीं 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 सिर्फ ये जो टैब है ये सिर्फ स्टैंडर्ड यूज़र और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही दिखे। तो आप क्या करोगे, यहाँ कर दोगे डिफ़ॉल्ट ऑफ,
और फिर यहाँ पे जाओगे तो सबके लिए डिफ़ॉल्ट ऑफ हो गई है। अब ये टैब किसी को दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ़ आपकी चॉइस वाले, जैसे कि आपने सोचा कि नहीं सिर्फ़ स्टैंडर्ड यूज़र को मैं दिखाना चाहता हूँ ये टैब और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये टैब दिखाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखना चालू हो जाएँगी, स्टैंडर्ड यूज़र को दिखेंगी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दिखेंगी। बट इस वीडियो के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको डिफ़ॉल्ट ऑन, हम हर प्रोफ़ाइल को ये टैब दिखाएँगे। करते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे हमको चूज़ करने बोल रहा है एप्लीकेशन की, आप ये ऑब्जेक्ट कौन-कौन से एप्लीकेशन में आप दिखाना चाहते हो। तो देखिए, अब ये एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है कि एप्लीकेशन होता क्या है, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एप्लीकेशन का होता क्या है। तो देखिए, ये जो दिख रहा है सेल्स, ये अभी हम हैं सेल्स नाम के एप्लीकेशन में, ठीक है। अब मैं विंडोज़ टैब चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है अगोड़ा, तो ये अगोड़ा नाम का दूसरा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं, हम यहाँ से अपने एप्लीकेशन को बदल सकते हैं। ये ऐप लॉन्चर कहते हैं इसे। ऐप लॉन्चर से हम अभी इस एप्लीकेशन से अगर सेल्स में जाना तो सेल्स में क्लिक कर देंगे तो वाला एप्लीकेशन खुलेगा, सर्वे में क्लिक कर देंगे तो सर्वे नाम का एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो आपने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट आप कौन कौन से एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हो, तो ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो, तो आप इसे सभी में चेक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सारे एप्लीकेशन में ना अवेलेबल हो, कि सिर्फ स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन में अवेलेबल हो, तो आप उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। तो वो आपको उन्हीं एप्लीकेशन में अवेलेबल दिखेगा, फिर वो सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हो। सेव करते हैं, अभी हमने सारे एप्लीकेशन में अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया है। तो देखिए, ये स्टूडेंट नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट था, वो बन गया है, रेडी हो गया। हमने क्या क्या किया, भी बना दी। फिर हमने ये क्या किया कि हमने वो टैब की परमिशंस भी दे दी कि हम वो कौन कौन सी प्रोफाइल्स को अपनी टैब दिखाना चाहते हैं। फिर हमने ये किया कि हम इस ऑब्जेक्ट को कौन कौन से एप्लीकेशन में इंक्लूड करवाना चाहते हैं। अब जाके हमारा ऑब्जेक्ट पूरा बन गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप उनकी एपीआई नेम की मदद से कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे अपने आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लग गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ये कस्टम ऑब्जेक्ट बन गया है। तो देखते हैं ये दिखता है क्या हमें। देखिए, ये स्टूडेंट दिखने लग गया। ठीक है, अब ये जैसे सेल्स है, तो सेल्स में भी देखते हैं क्या दिखता है क्या है हमें, क्योंकि हमने सारे ही ऐप में अपना कस्टम ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया है। तो देखिए, मोर में गए, नीचे स्टूडेंट्स में दिखने लग गया। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ आपको क्लासिक से बनानी थी, आप अगर क्लासिक व्यू यूज़ करते हो सेल्सफोर्स का और आप चाहते हो कि नहीं मैं क्लासिक से ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ जाना है। वहाँ पे भी हम सेटअप में गए थे, यहाँ पे भी आपको सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट, ये क्विक फाइंड सर्च में, और इसको ऑफ कीजिए। क्रिएट में जाना है आपको, ऑब्जेक्ट में सेम चीज़, बिग ऑब्जेक्ट बनाना तो आप यहाँ से बिग ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बनाना तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में जाइए। तो आप गए ऑब्जेक्ट्स में, आपको कुछ नहीं यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे। देखिए, यहाँ पे आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था वो दिख रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किए न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे, आपको सेम चीज़ जैसा हमने वहाँ किया था, सेम डेटा यहाँ पे आपको डालना है, जो जो आप चीज़ करना चाहते हो, सेम चीज़ सेम प्रोसेस आपको करनी है। अगर आपको मैं बना के ही दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट हमने वहाँ बनाया था, तो यहाँ हम स्कूल बनाते हैं और यहाँ पे स्कूल्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हो जो जो चीज़ आपको करनी है। ये जो फील्ड होती है ना दोस्तों, ये जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि ये फील्ड एक्चुअल में होती क्या है। ये जो फील्ड्स होती है हमको रिलेशनशिप, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप करने में मदद करती है। ठीक है, तो लॉन्च कर देते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का सेव हो तो हमारे टैब विजार्ड खुल जाए, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट की टैब भी बना सके। जो यहाँ पे भी हम एक आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अभी आप यहाँ पे, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये आपने स्कूल सिलेक्ट किया, सेम प्रोसेस सेम दिख रही है जैसा कि हमको लाइटनिंग में दिख रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम हो रही है। कुछ भी चीज़ नेक्स्ट नहीं। देखिए, यहाँ पे आप एप्लीकेशन या आप स्कूल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप स्कूल ऑब्जेक्ट कौन कौन से एप्लीकेशन में जोड़ना चाहते हो आप यहाँ से जोड़ सकते हो। हम सारे इसमें जोड़ देंगे।
सेव कर देंगे तो देखिए स्कूल ऑब्जेक्ट बन गया। हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था लाइटनिंग में और अभी हमने स्कूल ऑब्जेक्ट बनाया है क्लासिक में। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।